हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, कल आपका फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट का पेपर है। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो एक बच्चे ने मुझे मेल किया कि सर हमको फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट का पढ़ना है, बट कहीं पर भी उसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ उसके MCQ करा दीजिए। तो उसकी डिमांड पे हम क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपकी भी डिमांड है किसी भी सब्जेक्ट के MCQ कराने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के, तो आप डिमांड अपनी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपके ही क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, ताकि अगली साल यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जब भी आपका कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, आपको सबसे अच्छी प्रैक्टिस कराई जा सके इसी प्रकार से। तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। और दूसरी खास बात ये, अगर आपको ये व्हाट्सएप पे PDF चाहिए है तो आप क्या करो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या फिर आप टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पर आपको सिलेबस वाले सेक्शन में ये फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट वाली PDF मिल जाएगी। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी कि समकालीन समाज में फैशन डिज़ाइनिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है फैशन डिज़ाइनिंग का हमारी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। क्या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में फैशन डिज़ाइनिंग का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो याद रखना, हमेशा जो फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत बड़ा रोल दिखाता है कल्चर को प्रिजर्व करने में, यानी आपकी जो भी संस्कृति है उसको संरक्षण करने में, क्या करने में, संरक्षण करने में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में। क्या करने में? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप पूछोगे कैसे? कल्चरल प्रिजर्वेशन। देखो, जब क्या था, पहले सब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, वो आज भी पहनते हैं गांव के लोग, और उससे जो बनाए हुए कपड़े होते हैं फैशनेबल, वो मार्केट में सेल भी किए जाते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज फैशन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटियल एक्सप्रेशन, यानी कि फैशन सामाजिक अभिव्यक्ति में कैसे योगदान देता है। तो याद रखना, जो फैशन है सोसाइटियल एक्सप्रेशन करता है थ्रू क्लोथिंग एंड स्टाइल से, यानी कि कपड़ों और शैली के माध्यम से। किसके? कपड़ों और शैली के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट रोल डज फैशन प्ले इन कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि सांस्कृतिक पहचान में फैशन की क्या भूमिका है। क्या भूमिका है? तो याद रखना, इट हेल्प इन कल्चरल प्रिजर्वेशन, ये आपकी कल्चर को प्रिजर्व करने में सहायता करता है, मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इन द कंटेस्ट ऑफ फैशन व्हाट डज द टर्म ट्रेंड रिफर्स टू, यानी कि जो एक टर्म है फैशन, उसमें जो ट्रेंड है वो क्या संदर्भित करता है, क्या व्याख्या करता है। ठीक है, तो याद रखना, जो टर्म ट्रेंड है, क्या ट्रेंड, वो किसी भी फैशन की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, या उस फैशन का जो बिहेवियर है उसको डिनोट करता है। क्या करता है? उसकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता को या बिहेवियर को क्या करता है? शो करता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज फैशन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, यानी कि फैशन अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। क्या फैशन कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो याद रखें, जो फैशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ों के जो उद्योग है उसमें बहुत बड़ा एक इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ावा लेकर के आता है, ताकि जैसे कि कपड़े बनेंगे, लोग खरीदेंगे, तब जा कर के कपड़ों के जो उद्योग हैं उनके मालिकों को फ़ायदा होगा। उस प्रकार से ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा रखता है फैशन। ठीक है, फैशन क्या रखता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशिएबल है। क्या है? बेनिफिशिएबल है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल फैशन इन टुडेज सोसाइटी, यानी कि आज के समाज में टिकाऊ फैशन का क्या महत्व है। क्या? तो ये क्या करता है, इट प्रमोट्स इन्वायरमेंटल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाउ डज द फैशन कंट्रीब्यूट द सोशल चेंज, यानी कि फैशन सामाजिक परिवर्तन में कैसे योगदान देता है। ठीक है, अब देखो,
जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं, क्या, जिस प्रकार से हम कपड़े पहनते हैं सामने वाले को हमारा बिहेवियर कुछ इसी प्रकार से दिखता है। अगर हम फटे पुराने कपड़े पहनते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति देख करके हमें ऐसा जज करेगा, ऐसा उसे महसूस होगा कि सामने वाला व्यक्ति यानी कि हम थोड़ी गरीबी में जी रहे हैं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कुछ इस प्रकार से वो सोच सकता है। ठीक है, या फिर हम बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाए तो सामने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि ये जो सामने व्यक्ति खड़ा है यानी कि मैं, वो बहुत ही सुसज्जित किसी बहुत ही अच्छे और बड़े घर का है, क्योंकि वो व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अपने कपड़ों को पहन करके आया है। क्या, तो याद रखना ये क्या करता है, डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। क्या करता है, विविधता को, कपड़ों की विविधता को प्रमोट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड द फैशन इंडस्ट्री, यानी कि टेक्नोलॉजी ने फैशन इंडस्ट्री को किस प्रकार प्रभावित किया, किस प्रकार से उसका प्रभाव रहा टेक्नोलॉजी का फैशन इंडस्ट्री के ऊपर या फैशन के ऊपर। तो याद रखना फैशन, आप सभी को इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब से फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आए जो क्लॉथेस को सेल करते हैं, क्या करते हैं, कपड़ों को सेल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो कपड़ों की प्रोडक्शन थी उनको बढ़ा दिया। क्या किया, बढ़ा दिया, और इकोनॉमिक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुई वो कंपनियाँ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट हैज़ एक्सीलरेटेड द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि पहले क्या होता था आपको कपड़े लेने के लिए मार्केट में जाना पड़ता था। ठीक है, फिर आप लेके आते थे, लेकिन आज घर बैठे ही आप अपने कपड़ों को पसंद करके घर पर मंगा सकते हैं। इससे होता क्या, आप मंगाते जाते हैं और कपड़ों की डिमांड बढ़ती जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो कंपनियों में उसका प्रोडक्शन बहुत तेज़ी तरीके से होता है। वही लिखा है, इसमें उत्पादन प्रक्रियाओं को तेज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द कंटेस्ट ऑफ फैशन व्हाट डज द टर्म फास्ट फैशन रिफर टू, यानी कि फैशन के संदर्भ में फास्ट फैशन शब्द का क्या अर्थ है। क्या, फास्ट फैशन शब्द का क्या अर्थ है। तो यार फास्ट फैशन का मतलब आप जब समझोगे तो आपके मन में खुद ही आ जाएगा। फास्ट का मतलब होता है तेज़ और तीव्र, यानी कि एक ऐसा फैशन जो कि समय के साथ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा हो। क्विक चेंजिंग ट्रेंड्स एंड इन एक्सपेंसिव क्लोथिंग। ठीक है, बहुत तेज़ी से बदलते रुझान और सस्ते कपड़े, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। अब सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट रोल डज फैशन प्लेज इन द शेपिंग ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी कि व्यक्तिगत पहचान को आकार देने में फैशन की क्या भूमिका है। क्या व्यक्तिगत पहचान देने को आकार देने में फैशन की क्या भूमिका है। देखो याद रखना, ये आपको एक सेल्फ एक्सप्रेशन यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है। कैसे, अगर आप खुद सोचो, अगर आप बहुत अच्छे कपड़े यानी कि बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों को पहन करके कहीं पर भी गए हैं तो आपके वहाँ मन में कोई भी हीन भावना नहीं आएगी कि हम खराब दिख रहे होंगे, बुरे दिख रहे होंगे, कोई हमें देख के गंदा ना बोले। तो इससे अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पाओगे, हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हम दिखावा बहुत नहीं करते हैं, लेकिन हमारे कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपके आत्म अभिव्यक्ति का एक साधन प्रदान करता है। क्या करता है, साधन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको पड़ेगा स्टडी अबाउट सीविंग मशीन एंड इट्स पार्ट। आपका जो ये फैशन डिज़ाइनिंग क्राफ्ट था उसमें एक चैप्टर या टॉपिक जो भी मान लो आप, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपके सिलाई मशीन और उसके भागों के बारे में अध्ययन। ठीक है, सिलाई मशीन और उसके भागों के बारे में अध्ययन यहाँ पे होगा आपको। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, इजी और बेसिक क्वेश्चन होंगे। आप अपनी मम्मी से पूछेंगे तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपकी मम्मी भी दे देंगी, या फिर आपकी कोई बड़ी बहन जिसने सिलाई का कोर्स किया होगा तो वो भी इसको आंसर दे सकती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कहता है विच पार्ट ऑफ द सिविंग मशीन होल्ड द थ्रेड बॉबिन, यानी कि सिलाई मशीन के किस भाग में धागा बॉबिन है। ठीक है, तो याद रखना जो क्या होता है धागा बॉबिन है। ठीक है, बॉबिन जो किस मशीन की किस पार्ट में होता है, तो याद रखना बॉबिन केस के अंदर बॉबिन रखा जाता है। क्या, बॉबिन केस के अंदर बॉबिन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट कंट्रोल्स द टेंशन ऑफ द सीविंग मशीन थ्रेड, यानी कि कौन सा भाग सिलाई मशीन के धागे का तनाव को नियंत्रित करता है।
तनाव डायल यानी कि टेंशन डायल। जिसे टेंशन डायल आपको टर्म यहाँ पर दिख रहा है और ऑप्शन में भी टेंशन डायल दिख रहा है, तो टेंशन डायल ही आंसर होगा। क्या होगा? टेंशन डायल ही इसका आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द फीड डॉग इन द स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन में फीड डॉग का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है। ठीक है, जब आप देखेंगे इसका पर्पज़ तो वो स्टिच लेंथ को यानी कि सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है। स्टिच तो क्या होता है, आप जब आप मशीन में देखोगे तो जहाँ पर सुई अंदर बाहर जाती है उसके नीचे एक फ्लोर पर एक कटीले नुमा यानी कांटो जैसा एक आकार बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फीड डॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीड डॉग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट डज द टर्म प्रेशर फुट रिफर्स टू अ सिविंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन में प्रेशर फुट शब्द का क्या अर्थ है? क्या प्रेशर फुट का क्या अर्थ है? अब देखना आपने अगर कभी सिलाई मशीन देखी हो तो जिसमें हम सुई को लगाते हैं, क्या करते हैं, जिसमें सुई को लगाते हैं उसके पास में कुछ इस प्रकार का एक ऐसा आइकन बना होगा, ऐसे पैर के आकार का। अब उसका काम क्या होता है, इसके और यहाँ पे डेस्क के बीच में, क्या डेस्क के बीच में यहाँ पे आप कपड़े को फंसाते हो। क्या करते हो? फंसाते हो। तो याद रखना जो प्रेशर फुट होता है, और इस जो फुट होता है इसको हम प्रेशर फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर फुट बोलते हैं। और ये प्रेशर फुट क्या करता है, आपके जो कपड़ा होता है, फैब्रिक होता है, उसको होल्ड करके रखता है। क्या करता है? होल्ड करके यानी कि पकड़ करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच पार्ट ऑफ द शिविंग मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूविंग द फैब्रिक फॉरवर्ड, यानी कि जब आप कपड़े को सिल रहे होते हैं तो कौन सा वह मशीन का हिस्सा है जो कपड़े को आगे बढ़ाने में मदद करता है? तो याद रखना फीड डॉग ही एक ऐसा पार्ट है जो आपके कपड़े को आगे बढ़ाने में मदद करता है, जो कि आपके कहाँ पे पाया जाता है? फीड डॉग की अगर लोकेशन आपसे पूछी जाए, प्रेशर फुट के नीचे आपका फीड डॉग होता है। क्या होता है? प्रेशर फुट के नीचे आपका फीड डॉग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बॉबिन इन द सीविंग मशीन, यानी कि बॉबिन का क्या फंक्शन होता है एक सिलाई मशीन में? तो याद रखना धागा रखता है वो ठीक है, धागे को वो रखता है। बॉबिन वही होती है जिसमें मम्मी लोग क्या करती है, उसको बाहर निकलती है, उसमें घुमा घुमा के रील को भरती है, रील के धागे को उसके अंदर भरती हैं और फिर उसको एक केस के अंदर डाल देती हैं जिसके अंदर से धागा फिर निकल निकल करके आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच पार्ट ऑफ द सीविंग मशीन इज इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिंग डिफरेंट स्टिच पैटर्न्स, यानी कि सिलाई मशीन का कौन सा हिस्सा विभिन्न सिलाई पैटर्न का चयन करने में शामिल है? तो याद रखना स्टिच सिलेक्टर। अब जैसे कि स्टिच यहाँ पे आया तो आपको स्टिच सिलेक्टर ही यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा, तो आप स्टिच सिलेक्टर ही करके आना ऑप्शन में। ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्पून पिल इन द स्विंग मशीन, यानी कि सिलाई मशीन में स्पूल पिन की क्या भूमिका है? होल्ड द स्पूल ऑफ द थ्रेड। इस क्वेश्चन का मीनिंग मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप इसे पढ़ लो। होल्ड द स्पूल ऑफ द थ्रेड यानी कि धागे का स्पूल रखता है। ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि पेज नंबर 4, और देखेंगे पेज नंबर 4 पे कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाउ डज द नीडल इन अ सिविंग मशीन डिफर फ्रॉम ए रेगुलर नीडल। देखो ये क्वेश्चन कहता है सिलाई मशीन में एक सुई नियमित रूप से किस प्रकार से विभिन्न होती है। जब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इस क्वेश्चन में कहता है कि एक आपकी सिलाई मशीन की जो सुई होती है वो एक रेगुलर सुई से किस प्रकार से अलग होती है, किस प्रकार से भिन्न होती है, किस प्रकार से अलग होती है। जब आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे आप ये पाएंगे कि आपकी जो सिलाई मशीन की जो सुई है वो रेगुलर नीडल से लंबी और बड़ी होती है। क्या होती है? लंबी और बड़ी होती है। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी डन बिफोर चेंजिंग द सिविंग मशीन नीडल, यानी कि सिलाई मशीन की सुई को चेंज करने से पहले हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें क्या कार्य को करना चाहिए, यानी कि सिलाई मशीन की सुई बदलने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो याद कर रखना कि लोअर द प्रेशर फुट, यानी कि हमें आप प्रेशर फुट को सबसे पहले नीचे करना होगा, उसके बाद ही हम सुई को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप प्रेशर फुट आपका जो ये इस तरीके से है, इसे नीचे नहीं करेंगे तो आप सुई को नहीं निकाल सकते हैं। उसका मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि उसको बिना नीचे किए बिना आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आपके जो सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के ऊपर रहने वाले हैं। टॉपिक है चैप्टर जो भी आप समझ लो। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि
एक संपत्ति एक कपड़ा फाइबर की ताकत निर्धारित करती है, यानी कि संपत्ति नहीं बोलेंगे यहाँ पे, कौन सा वो गुण है जो किसी कपड़े की स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती को बताता है। तो याद रखना टेंसिटी, क्या तप, टेंसिटी, टिनेसिटी, टिनेसिटी यानी कि तप जो होता है वो आपकी कपड़े की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्रॉपर्टी रिफर टू टेक्सटाइल फाइबर्स एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा वह गुण विरूपण के बाद अपने मूल आकार में लौटने के लिए एक कपड़ा फाइबर की क्षमता को संदर्भित करता है। तो याद रखना लचीलापन यानी कि रेजिलेंस। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण अगर हम कपड़े को किसी भी आकार में मोड़ दें तो वो दोबारा से अपनी आकार में दोबारा से वापस आ जाता है। उस प्रॉपर्टी, उस गुण को या उस क्षमता को हम रेजिलेंस यानी कि लचीलापन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर इज रिलेटेड टू देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कपड़ा फाइबर की कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि गर्मी और बिजली का संचालित करने की उनकी क्षमता से संबंधित है। तो याद रखना कंडक्टिविटी यानी कि चालकता। ठीक, अब हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे विच टर्म डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। यानी कि कौन सा शब्द नमी को अवशोषित करने के लिए कपड़ा फाइबर की क्षमता का वर्णन करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अवशोषण, क्या अवशोषण यानी कि एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्ब मतलब पानी को एब्जॉर्ब करना या किसी भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, यानी कि जिस कपड़े की एब्जॉर्बेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मॉइस्चर को अपने आप वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द लस्टर एंड शाइनेस ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। यानी कि कपड़ा फाइबर की चमक या चमक के साथ कौन सी प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। तो याद रखना लस्टर, क्या लस्टर। ठीक है, लस्टर का मतलब होता है, ठीक है, देखो जिस बच्चे ने भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ज्वाइन ग्रुप कर ले, क्योंकि आपके सेकेंड सेमेस्टर में हमारा ही चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फाइननेस एंड थिकनेस ऑफ द टेक्सटाइल फाइबर। यानी कि एक फाइबर को फाइननेस और थिकनेस को डिस्क्राइब करने वाला, यानी कि कपड़ा फाइबर की सुंदरता या मोटाई का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे देखेंगे हम लेसर हो गया, डायमीटर हो गया, एब्जॉर्बेंसी हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का। इस क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म क्रीप इन द रिलेशन टू द टेक्सटाइल फाइबर्स। यानी कि कपड़ा फाइबर में संबंध रेंगना शब्द का क्या महत्व है। यानी कि एबिलिटी टू स्ट्रेच अंडर कांस्टेंट लोड, यानी कि निरंतर भार के तहत खिंचाव करने की क्षमता। यानी कि कभी आपने ये चीज़ देखी होगी कि अगर एक छोटा बच्चा है वो आपके कपड़े को पकड़ के खींचता है तो ऐसा नहीं कपड़ा तुरंत फट जाए, वो कपड़ा थोड़ी देर तक तनता है। इसी एबिलिटी को ये कहा जाता है। ठीक है, इसी एबिलिटी को ये कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स इज एसेंशियल फॉर देयर रेजिस्टेंस टू रिंकल्स एंड क्रीजेस। यानी कि झुर्रियों और क्रीज के प्रतिरोध के लिए कपड़ा फाइबर की कौन सी गुण आवश्यक है। तो याद रखना रेजिलेंसी वो प्रॉपर्टी है जो आपके रिंकल और क्रीजेस को बचा करके रखती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच टर्म डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके दौरान आपके जो कपड़े के जो फाइबर हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। तो याद रखना कोहेसन। कोहेसन एक प्रकार का बल होता है जो आपस में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स यानी कि दो प्रकार के किसी भी स्रोतों को आपस में जोड़े रखता है। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे यानी कि अगले चैप्टर पे। इसमें हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल मिक्स्ड टेक्सटाइल फाइबर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर। यानी कि इनमें निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कपड़ा फाइबर का एक उदाहरण है, प्राकृतिक कपड़े का उदाहरण है। तो याद रखना रुई यानी कि कपास, ठीक है, कॉटन एक नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर है।
क्या है, नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर है। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इज क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर, यानी कि किस प्रकार के फाइबर को कृत्रिम या मानव निर्मित फाइबर के रूप में संवर्गित किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे रेयान, क्या रेयान यहाँ पे एक ऐसा क्लासिफिकेशन है फाइबर का जो कि आर्टिफिशियल है या फिर आप उसे मैन मेड बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिल्क, कॉटन और वूल जो है ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं। आप देखेंगे सिल्क वॉर्म से आता है, कॉटन आपके कॉटन प्लांट से आता है, वूल आपके शीप यानी कि भेड़ से आता है, और यहाँ पे रेयान जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, वो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द टेक्सटाइल नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि प्राकृतिक कपड़ा फाइबर का प्राथमिक सोर्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना और याद रखना। पौधे हैं, इसका आंसर क्या है, पौधे इस प्रश्न का सही उत्तर है, पौधे इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स फाइबर्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स और सिंथेटिक प्रोसेस, यानी कि किस वर्गीकरण में पेट्रोकेमिकल्स या सिंथेटिक प्रक्रियाओं में प्राप्त फाइबर शामिल है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स दोनों आपके सही उत्तर हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोटीन फाइबर्स, यानी कि प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर का प्राथमिक घटक क्या है। ठीक है, तो याद रखना केराटिन, क्या है, केराटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच क्लासिफिकेशन इनकम्पासेस फाइबर्स मेड फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक मटेरियल्स, यानी कि किस वर्गीकरण में प्राकृतिक और सिंथेटिक सामग्री के संयोजन से बने फाइबर शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिक्स्ड फाइबर, यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें आपके सिंथेटिक सामग्री का शामिल है, क्या नेचुरल और सिंथेटिक जो आपके मटेरियल हैं उनको मिला करके एक कपड़ा बनाया गया हो। तो याद रखना वो जो आपके मिक्स्ड फाइबर्स होंगे, मिश्रित रेशे होंगे, उनको मिला करके सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनरेटेड फाइबर्स इन द आर्टिफिशियल फाइबर कैटेगरी, क्या आर्टिफिशियल फाइबर कैटेगरी। ये क्वेश्चन कहता है कृत्रिम फाइबर श्रेणी में पुनर्जीवित फाइबर की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है वो, केमिकली प्रोसेस्ड होता है, क्या होता है, केमिकली प्रोसेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन मेथड इन्वॉल्व्स बर्निंग अ सैंपल एंड ऑब्जर्वेशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि किस फाइबर पहचान विधि में एक नमूना जलाना और इसकी विशेषता का अवलोकन कराना शामिल है। तो याद रखना बर्न टेस्ट, क्या बर्न टेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ए कॉमन मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग टेक्सटाइल फाइबर्स बेस्ड ऑन देयर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, यानी कि उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के आधार पर कपड़ा फाइबर की पहचान के लिए एक सामान्य विधि क्या है। याद रखना माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्या माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म परीक्षा, क्या सूक्ष्म परीक्षा, सूक्ष्म परीक्षा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को, क्या इन क्वेश्चंस हो गए ना। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट प्रॉपर्टी इज ऑफन यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम कपड़ा फाइबर के बीच में अंतर करने के लिए किस संपत्ति यानी कि कौन से गुण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी दो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर नोन एज जूट, यानी कि जूट के रूप में जाने जाने वाला प्राकृतिक कपड़ा फाइबर तथा प्राथमिक स्रोत क्या है। तो याद रखेंगे आप जूट प्लांट, आपका जो जूट है वो जूट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, क्या किया जाता है, जूट प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच आर्टिफिशियल फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम वुड पल्प इज नॉन फॉर इट्स सॉफ्ट एंड ब्रीथेबल नेचर, यानी कि कौन सा कृत्रिम फाइबर लकड़ी के गूदे से प्राप्त होता है और इसकी नरम और सांस लेने वाली प्रकृति के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रेयान का एक ऐसा कपड़ा होता है जो लकड़ी के पल्प से बनाया जाता है, क्या होता है, लकड़ी के वुल्फ के पल्प से बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स फाइबर लाइक पॉलिस्टर्स दैट आर इंटायरली सिंथेटिक एंड नॉट डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ये क्वेश्चन कहता है कि पॉलिस्टर जैसे फाइबर किस वर्गीकरण में शामिल जो पूरी तरीके से सिंथेटिक है और प्राकृतिक स्रोतों में प्राप्त नहीं है। तो याद रखना ये एक प्रकार के सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि ये मैनमेड प्रॉपर तरीके से हैं, ज़रा भी इसमें नेचुरल पॉलीमर यानी कि नेचुरल कोई भी उसमें सिंथेटिक नेचुरल सोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है सिंथेटिक फाइबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट मेथड इन्वॉल्व्स ड्यूरिंग यूजिंग केमिकल रीजेंट्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टेक्सटाइल फाइबर, यानी कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें हम केमिकल के द्वारा हम किसी स्पेसिफिक टेक्सटाइल फाइबर को आइडेंटिफाई करते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा केमिकल टेस्टिंग, यानी कि केमिकल टेस्टिंग करके हम किसी भी कपड़े को पता लगा सकते हैं वो कौन सा टेक्सटाइल फाइबर है। ठीक है, विच प्रॉपर्टीज कॉमनली एग्जामाइंड ड्यूरिंग द बर्न टू टेस्ट आइडेंटिफाइड फाइबर्स। तो ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंध, यानी कि कपड़ा फाइबर की पहचान करने के लिए बर्न टेस्ट के दौरान आमतौर पर किस गुण की जांच की जाती है, गंध, यानी कि उसमें से किस प्रकार की स्मेल, बदबू या खुशबू आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन एक नए चैप्टर एक नए टॉपिक से है। ये टॉपिक है टूल्स इक्विपमेंट्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग मेजरिंग टेप और रूलर, यानी कि आपकी जो फैशन डिजाइनिंग के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं मापने के लिए टेप, ठीक है, या फिर आप उसे रूलर यहाँ पे शासक नहीं हो करके आपकी जो पटरी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पटरी स्केल, ये वो है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेजरिंग टेप इन अ फैशन डिजाइनिंग, यानी कि फैशन डिजाइनिंग में मापने वाले टेप के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। याद रखना कपड़े की लंबाई को नापने के लिए इसका मेन फंक्शन होता है, मेन उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन है विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉमनली यूज्ड ऑन ए मेजरिंग टेप फॉर फैशन डिजाइनिंग पर्पज, यानी कि फैशन डिजाइनिंग उद्देश्यों के लिए मापने वाले टैप पर आमतौर पर माप की कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना आपके घर में जो इंची टेप होता है उसका नाम इसलिए पड़ा है इंची टेप क्योंकि वो इंचेस में नापता है, उसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो इंच होती है। क्या होती है, इंच होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रूलर इन अ फैशन डिज़ाइन, यानी कि फैशन डिज़ाइन में आपकी जो स्केल होती है, पटरी होती है, उसका क्या प्राथमिक काम होता है। उसका मेन फंक्शन ये होता है ताकि आप यानी कि जो भी फैशन डिज़ाइनर है वो कुछ स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर सके, सीधी रेखाओं को खींच सके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ इज़ अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप डिफरेंट फ्रॉम रिजिड रूलर इन अ टर्म ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन के संदर्भ में एक लचीला मापने वाला टेप एक कठोर रूलर से कैसे भिन्न होता है। ठीक है, एक इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कहता है इसका उपयोग शारीरिक और आकृति को मापने के लिए किया जाता है। बहुत सही। इसमें ये बताया गया एक रिजिड आप मेजरिंग टेप ले लो और एक फ्लेक्सिबल ले लो, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो जो रिजिड शेप है वो आपकी बॉडी के लेंथ को तो नाप लेगा, लेकिन उसकी जो डायमीटर होगी हाथ की, बाजू की, आपके पैर की, उसको आपका सॉलिड जो टेप होगा वो नहीं नाप पाएगा। उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल टेप ही चाहिए होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आज के इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड विद मेजरिंग टेप यूज्ड इन अ फैशन डिज़ाइन। ठीक है, फैशन डिज़ाइन में उपयोग किए जाने वाले मापने वाली टेप की मानक चौड़ाई क्या होती है। तो याद रखना 2 इंच की उसकी चौड़ाई होती है, यानी कि जो आपका इस प्रकार का इंची टेप होता है उसके इस बीच की जो चौड़ाई होती है वो 2 इंचेज होती है। देखो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 9 तक करा दी है। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पेज है। 9 तक मैंने करा दी है, यानी कि आपके 9 पेज और बचे हुए हैं। ये आपको 9 के 9 पेज अगले लेक्चर में मिलेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर में ही। मुझे पता है कल ही आपका एग्ज़ाम है, लेकिन मेरे पास भी थोड़ी सी टाइम की कमी है। मैं थोड़ी देर में ही आपका नया वीडियो अपलोड करके दोबारा से टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज़रूर मिलना, क्योंकि वहीं पर आपको सारी अपडेट सारी चीज़ें मिलेंगी। और PDF के लिए आपको टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। कैटेगरीज में आप सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट करना और वहाँ पे क्या करना, सिलेबस वाले ऑप्शन में जाना। सिलेबस वाले ऑप्शन में जाओगे वहाँ पे आपको सबसे पहले फैशन डिज़ाइनिंग एंड क्राफ्ट का PDF देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।